वेलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश में रिलीज और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे इसराइल के गंभीर हालात और इस ज़ायोनी देश की मुमकिन सूरत हाल के बारे में। नेतन्याहू की हत्या, गृह युद्ध या विद्रोह, क्या होगा इसराइल में जारी संकट का अंजाम। कट्टर चरमपंथी ज़ायोनी कैबिनेट मंत्री इतमार बिन गवीर ने नेतन्याहू के अदालती सिस्टम में बदलाव की योजना से वक्ती तौर पर कदम पीछे खींचने के बारे में बात करते हुए कहा कि इस योजना से पीछे हटने के बदले में हमारी सरकार ने नेशनल गार्ड नाम से एक अलग फौजी यूनिट बनाने की योजना बनाई है। इतमार बिन गवीर के इस खुलासे से इसराइल में लगी आग और भड़क गई। ज़ायोनी सेना और प्रदर्शनकारियों ने इतमार के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने इस फोर्स पर इतमार बिन गवीर और उनके आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय की निगरानी का कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि वो इसे अपनी पर्सनल मिलिशिया फोर्स की तरह डील करेंगे, जो ना सेना के नियंत्रण में होगी ना ही पुलिस विभाग के। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नेशनल गार्ड में हज़ारों ट्रेंड सैनिकों को भर्ती किया जाएगा, जो खतरों और संकट के समय रैपिड एक्शन फोर्स की तरह काम करेंगे और फिर चाहे ये खतरा किसी भी तरफ से हो, हिंसक और शांति भंग करने वाले प्रदर्शन बताकर इस फोर्स को विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ लोग बिन गवीर और नेतन्याहू की इस योजना को इसराइल के हालिया संकट से जोड़कर ही देख रहे हैं और ऐसा गंभीर और ख़तरनाक संकट जो अमेरिका के सीधे दखल के बाद भी ख़त्म नहीं हो रहा, बल्कि अमेरिका और इसराइल के सत्ताधारियों में ज़बानी जंग का कारण भी बन रहा है। इसराइल की सत्ता पर काबिज दक्षिणपंथी नस्लवादी कट्टर ज़ायोनी सरकार इस आसानी से कुर्सी नहीं छोड़ेगी। इसीलिए इतमार बिन गवीर अपनी स्पेशल फोर्स बनाने पर जोर दे रहे हैं कि अगर इसराइल में कोई विद्रोह होता है, कोई गृह युद्ध होता है या नेतन्याहू को रास्ते से हटा दिया जाता है तो उनके पास अपना एक विशेष बल हो। इसराइल उस दोराहे पर पहुंच गया है जहां दक्षिणपंथी नस्लवादी सरकार कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। ऐसे में विद्रोह की बात साफ सुनी और महसूस की जा सकती है। इसराइल के सबसे घृणित और नफरती राजनेताओं में सबसे आगे रहने वाले इतमार बिन गवीर और स्मोत्रिच से गठबंधन करते हुए नेतन्याहू खुद को उस जाल में डाल चुके हैं जिससे निकलने के लिए वो जितने हाथ पैर मारें उतने ही फंसते जाएंगे। वो सत्ता पाने के लिए बोतल में बंद शैतान को आज़ाद कर चुके हैं। इसराइल में हो रहे ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन के चलते नेतन्याहू अदालती सिस्टम में बदलाव की अपनी योजना को चाहकर भी आगे नहीं बढ़ा सकते, जबकि हत्या के डर और सत्ता से हटते ही बाकी उम्र जेल में सड़ने के डर के कारण वो इस योजना से पीछे भी नहीं हट सकते। जबकि इसराइल में होने वाला कोई भी विद्रोह इस ज़ायोनी देश को संकट के इस भंवर से नहीं निकाल सकता। नेतन्याहू ने सत्ता पाने के लिए जिस बोतलबंद शैतान को आज़ाद किया है वो शैतान कहीं बाहर से नहीं आया, बल्कि फ़िलिस्तीन में बनी अवैध कॉलोनी में रहने वाले ज़ायोनी लोगों ने उसे चुनकर नेतन्याहू की मदद से सत्ता के शिखर तक पहुंचाया है। ऐसे में इसराइल के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो है गृह युद्ध का, विनाशकारी गृह युद्ध जिसका अवैध ज़ायोनी राष्ट्र को सामना करना ही होगा। अगली खबर में बात करेंगे ईरान के मुकाबले एक बार फिर अपमान और शर्मिंदगी का घूंट भरने वाले अमेरिका के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसले की। ईरान के मुकाबले अमेरिका को फिर मिली शर्मनाक हार, आईसीसी ने लगाया जुर्माना। अमेरिका को एक बार फिर ईरान के आगे हार का सामना करना पड़ा जब उसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ईरान के खिलाफ अपनी हरकतों के लिए शर्मिंदगी और अपमान का सामना करना पड़ा। इंटरनेशनल कोर्ट में ईरान की ओर से अमेरिका के खिलाफ दायर की गई शिकायत पर ईरान की जीत के बारे में रिपोर्ट देते हुए अल अरबिया ने कहा कि आईसीसी के जजों ने अमेरिका की ओर से ईरान की जब्त की गई 1.7 अरब डॉलर की रकम के बारे में फैसला सुनाते हुए कहा कि वाशिंगटन ने गैर कानूनी रूप से अपनी अदालतों को ईरानी कंपनियों की दौलत हड़पने का हुक्म दिया था। आईसीसी ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि अमेरिका को इसका हर्जाना देना होगा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने हर्जाने की रकम के बारे में अभी कुछ नहीं बताया। हर्जाने की रकम का ऐलान अदालत की ओर से बाद में किया जाएगा। एसोसिएटेड प्रेस ने इस बारे में खबर देते हुए कहा कि कोर्ट ने हर्जाने की रकम तय नहीं की। इस बारे में दोनों देशों को मिलकर बात करते हुए किसी एक नतीजे पर पहुंचना होगा और हर्जाने की रकम के लिए कोई समझौता करना होगा। अगर दोनों देश किसी नतीजे पर ना पहुंचे तो फिर इस मामले में आईसीसी का रुख करना होगा। अदालत ने जुर्माने की रकम पर कोई समझौता करने के लिए फैसले की तारीख से अगले 2 साल तक का वक्त तय किया है।
इस मुद्दत में दोनों पक्ष ईरान को हुए नुकसान और उसे मिलने वाले हर्जाने पर आपसी रजामंदी से कोई फैसला ले लें। अगर ऐसा नहीं होता तो किसी भी पक्ष की दरखास्त पर अदालत खुद इस हर्जाने की रकम को तय करेगी। वहीं हेग कोर्ट ने सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान की 1.57 बिलियन डॉलर से अधिक की सीज संपत्ति के बारे में कहा कि इस बारे में कोई भी फैसला सुनाना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हाँ, ईरानी कंपनियों की जो संपत्ति अमेरिका की ओर से जब्त की गई है, हम उसकी जांच करते रहेंगे और इस बारे में अदालती कार्रवाई जारी रहेगी। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने 2016 में अमेरिका की तरफ से कई ईरानी कंपनियों की संपत्ति सीज करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई थी। आईसीसी के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ईरान विदेश मंत्रालय ने इसे ईरान के कानूनी रुख और अमेरिका के गैर कानूनी रवैये का प्रतीक बताया है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए अमेरिका के सारे बेबुनियाद आरोप और दावों को गलत ठहराया। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का कोई सम्मान नहीं करता और उसने 1995 में ईरान और अमेरिका के बीच हुए आर्थिक और काउंसुलर राइट्स से संबंधित सभी समझौतों की धज्जियां उड़ाई हैं। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।